Good morning, Mansi. Let quickly others to join and we'll start the session. Fine. Let's start the questions. In which stage of career is a person treated as an expert and mentor with their valued experiences? So, career planning या career when a person is developing, he undergoes the different stages. 5 stages are there. नाउ हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि कौन सा वो एक ऐसा स्टेज है करियर का जहां पे वो पर्सन एज एन एक्सपर्ट या मेंटोर वैल्यू किया जाता है. लेट करियर, डिक्लाइन, मिड करियर, एस्टेब्लिशमेंट. चलो आंसर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आपका लेट करियर. ठीक है, हमारा जो करियर स्टेजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं एक्सप्लोरेशन से. एक्सप्लोरेशन वो स्टेज है जहां पे आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी. फिर उसके बाद में आपका एस्टेब्लिशमेंट आता है जहां पे आप चीजें लर्न करते हो. यू स्टार्ट हैविंग योर फर्स्ट, यू स्टार्ट डूइंग योर फर्स्ट जॉब. उसके बाद में आपका मिड करियर आता है जहां अप्स एंड डाउन्स आते हैं, करियर प्लेटो स्टेज आता है. लेट करियर आता है उसके जहां पे आप ऐसे स्टेज पे हो जहां आप एक सीनियर पोजीशन पे हो. एंड फाइनली डिक्लाइन. ठीक है, ये 5 स्टेजेस होते हैं. Which of the following theory has assumption that employees must be directed or even coerced to the optimically in task? Optimically is maximum. तो कौन सी थ्योरी है वो ये कहती है दैट एम्प्लॉयज को हमेशा आपको डायरेक्ट करना पड़ता है, इवन डराना कर पड़ता है, आपको पनिश भी करना पड़ेगा ताकि वो अपने काम को ऑप्टिमली करे. यूजुअली ऐसे काम या ऐसे वर्क के ऐसे काइंड ऑफ एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं. ऐसे एम्प्लॉय जो होते हैं उनको अपना काम में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, केवल सर्वाइवल लेवल के लिए वो काम करते हैं. सो कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसने ऐसे एम्प्लॉयज के बारे में बात किया है जो यूजुअली सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते? मैकलेंस थ्योरी ऑफ नीड, मैकगॉगर थ्योरी ऑफ वाई, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, मैकगॉगर थ्योरीज एक्स. चलो, व्हाट वुड बी द आंसर? ओके, द आंसर फॉर दिस इज एक्स, थ्योरी एक्स. मैकगॉगर की थ्योरी एक्स एंड वाई. एक्स पीपल नेगेटिव पीपल कंसीडर करे जाते हैं, पॉजिटिव इज वाई. ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, they are self-reliant, they follow the rules, they are the one who likes their job. Negative people are the one who don't like their job. They need to be guided, they need to be given direction, they need to be always given a push from the behind that this is what you are supposed to do. And sometimes they may be punished also. डराना धमकाना भी पड़ता है. Maclean's, there are 3 needs of the theory. Self-determination theory is self-determination is related to your cognitive theory. ठीक है, आगे चलते हैं. Which of the following theories assumes that welfare activities are provided to create a good impression on mind of a labor force and public? कौन सी वेलफेयर की थ्योरी है
जो ये कहती है कि वेलफेयर मेजर्स या वेलफेयर फैसिलिटीज इसलिए दिए जाते हैं गुडविल क्रिएट करने के लिए, पब्लिक इमेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो कौन सी थ्योरी है? ट्रस्टीशिप थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, पोलिसिंग थ्योरी। क्या होगा? बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता भी दिया। गुडविल, ये थ्योरी ये समझती है कि दैट द लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू योर एम्प्लॉय विल क्रिएट अ गुड इमेज। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा आपका? पब्लिक रिलेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फॉर अ अडल्ट वर्कर, what is the cutoff limit of time in evening after which a woman cannot be deployed unless there is an exemption? तो लिमिट पूछी है यहाँ पे, लिमिट वुमेन्स की वर्किंग कितने टाइम तक आप उनको अलाउ कर सकते हैं, until and unless there is exemption which is given by the approvals of chief inspector. ठीक है, 6 PM, 10 PM, 9 PM, 7 PM, क्या होगा इसका आंसर? 7, याद रखेंगे 7 PM है। 7 PM तक आप उनको काम करना अलाउ कर सकते हैं, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है 10 PM तक आफ्टर द अप्रूवल्स ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 फॉर एन अडल्ट वर्कर व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल time limit of working hours including overtime in a week? ओवरटाइम को इंक्लूड करते हुए एक हफ्ते में वीकली वर्किंग आवर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 48, 59, 60। चलो, let me see how many of you can. मानसी प्लीज रिफ्रेश इफ यू आर नॉट एबल टू सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है या फॉन्ट नहीं दिखाई दे रहा है? इसका है 60 आवर्स, 48 आपके नॉर्मल वीकली। ठीक है, वीकली ये मैक्सिमम है। ओवर टाइम को इंक्लूड करके आपकी परमिसिबल लिमिट है 60, और ये आपको कहां पे दिया हुआ है? सेक्शन 64 और 65 ऐसे सेक्शन है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रूल और ऑर्डर, दो चीजें, एग्जेम्पशन फॉर मेकिंग द रूल्स, एग्जेम्पशन फॉर मेकिंग द ऑर्डर। कितने आवर्स हैं? 60 आवर्स, इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। विच among the following is an active and constructive response of job satisfaction? मैंने इसके पहले भी सेम टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उसी टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन है। When a person is dissatisfied, जब वो अपने काम से dissatisfied होता है, दो चीजें होती हैं, वो या तो एक्टिव या पैसिव होगा। ठीक है, एक्टिव या पैसिव होगा, और उसके बाद में या तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव यानी डूइंग नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव यानी थिंकिंग पॉजिटिवली, एक्टिवली यानी वो एक्टिव है, जो हो रहा है उसके अगेंस्ट एक्टिवली दिखा रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। पैसिव यानी कोई पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स नहीं है, जो चल रहा है चलने दो। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्टिव? एक्टिव भी है और कंस्ट्रक्टिव भी है, बेटर वे में है। तो showing loyalty and waiting is your passive and constructive. ठीक है, neglecting is your active and destructive. Sorry, this is passive and destructive. neglect कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। voice concerning is your active and constructive, and existing is your active and destructive. ठीक है, ऊपर वाले दोनों आपके पैसिव एक्शंस हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। नीचे वाले दोनों एक्टिव एक्शंस हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका आंसर हमारा क्या है? वॉइसिंग। वॉइसिंग यानी मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं डिससैटिस्फाइड हूं, तो मैं बताऊंगा। Which among the following big five personality characterizes, क्वेश्चन यहां पूरा नहीं आया है, अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी, पर्सनालिटी, डायमेंशन, सो डायमेंशन है यहां पे, कैरेक्टराइजेस सिक्योरिटी। अच्छा आप एक को लेके चलेंगे, सिक्योरिटी को लेके। सिंस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, हम इसको समझेंगे इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, वो डायमेंशन जो फोकस करता है टेकिंग द कैलकुलेटेड रिस्क एंड द सिक्योरिटी, वो आपका होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, ड्यूनलप मॉडल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो ड्यूनलप ने अप्रोचेस के अंदर में ऑफ आईआर अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसे हम हर इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरीज में पढ़ते हैं। कौन सा अप्रोच है? सिस्टम अप्रोच, ट्रस्टीशिप, यूनिटरी, कॉन्फ्लिक्ट। सो इसका आंसर हमारा है सिस्टम अप्रोच। सो ड्यूनलप सेज जो इंडस्ट्री है ये एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम के 4 एक्टर्स हैं। एम्प्लॉय, ठीक है, 4 एक्टर्स हैं, उसके अलावा या 4 डायमेंशंस हैं जिसके अंदर में हम एनवायरमेंट। सो रूल इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आइडियोलॉजी, ई लिख सकते हैं, आइडियोलॉजी एंड योर एक्टर्स। यानी हमारी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो कैसे रेगुलेट होती है? रूल से, रूल के ऊपर डिपेंड होती है। और रूल कैसे बनते हैं? एनवायरमेंट से, आइडियोलॉजी से और एक्टर्स टुगेदर। एनवायरमेंट हमारे पॉलिटिकल, लीगल सिस्टम, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। आइडियोलॉजी यानी जो एक्टर है ना, कौन कौन है? एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट है, इनकी अपनी आइडियोलॉजीज और बिलीफ सिस्टम है। वो साथ में ये तीनों मिलकर रूल्स बनाते हैं और ये रूल्स रेगुलेट करते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन को। और इसी अप्रोच को हम कहते हैं सिस्टम अप्रोच। ठीक है, ट्रस्टीशिप गिवन बाय गांधीयन। यूनिटरी अप्रोच कहता है दैट इंडस्ट्री इज अ वन हैप्पी फैमिली, एक पूरी एक फैमिली है वेयर बोथ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। एंड यहां पे जो भी डिस्प्यूट होंगे वो अननेसेसरीली मैनेजमेंट सिस्टम से आते हैं, इसलिए ट्रेड यूनियन इज कंप्लीटली अननेसेसरी, कॉन्फ्लिक्ट इज अननेसेसरी। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को हम रैडिकल अप्रोच भी कह सकते हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच भी कहते हैं, ये गिवन बाय कार्ल मार्क्स। सो ये अप्रोच क्या कहता है? दैट कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग विच यू कैन नॉट रन अवे। 2 क्लासेस हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर में, एक क्लास एम्प्लॉय का है, दूसरा एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉयर कैपिटलिस्ट होते हैं क्योंकि वो सारा कैपिटल होल्ड करते हैं, मशीन्स होल्ड करते हैं। लेबर एम्प्लॉय होते हैं और इनके अपनी अपनी क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इनके बीच का स्ट्रगल होना लाजमी है, इनएविटेबल है, और इस स्ट्रगल से आप भाग नहीं सकते। तो एक ही जरिया है रेवोल्यूशनरी मेथड, यानी कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करके आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following recruitment evaluation metric refers to the percentage of candidate hired from a given group? ये एक लेवल है या ये लिस्ट ऑफ पीपल हैं जो लीड जनरेट करने के बाद या लीड जनरेट हुए हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं। इसके अंदर में से जो सेकेंड लेवल पे जाएंगे, जो परसेंटेज होता है, हम उसे क्या कहते हैं? सिलेक्शन रेट, यील्ड रेशियो, एक्सेप्टेंस रेट, रिटेंशन। परसेंटेज पूछा है, ठीक है। रेशियो पूछेंगे तो हम रेशियो में आंसर करेंगे, परसेंटेज पूछेंगे तो हम रेट में आंसर करेंगे। इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपको सिलेक्शन रेट, सिलेक्शन रेशियो, यील्ड रेशियो, यील्ड रेट, रेट और रेशियो में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सिलेक्शन रेट। ठीक है, रेशियो, यील्ड रेशियो का मतलब होता है
कि जो हमारा रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड है, रेशो पढ़ते हैं उसमें, एक लेवल से दूसरे लेवल में जो ग्रोथ हो रही है वो किस रेशो में है, तो हम रेशो में आंसर करेंगे। रेट का मतलब होता है कितने परसेंटेज का सिलेक्शन हुआ इस लेवल से इस लेवल में जाने के लिए, ठीक है। ये डिफरेंस है रेशो में और रेट में। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफ 5 बिग पर्सनालिटी डायमेंशन कैरेक्टराइजेस, तो देखेंगे आप 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी 5 पर्सनालिटी से पूछ लिए गए हैं, तो इनको तो पढ़ना ही है। फिर someone terms to be imagination, sensitive and curiosity, okay, imaginative है, imagination sensitive है and curious है, open to experience, extraversion, conciseness and emotional stability। ये भी बहुत सिंपल है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर है आपका ओपननेस टू द एक्सपीरियंस, OCEAN, openness, they are open to learn, they are curious to learn, they are ready to take the risk। Conciseness, they are dependable, they are the one who follow the rules, they are the one whom you can rely on, whom you can give the responsibility। Extraversion, socially active, like people around themselves। Agreeableness, agree to everything, they don't say no, वो कभी ना कह ही नहीं पाते। This, emotional, unstable or emotional stability, ठीक है। Next, the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job is organization referred to as, बहुत सर्च करना और उनको स्टिमुलेट करना, तो आप पहले तो सोर्स कर रहे हो, देन उनको अट्रैक्ट कर रहे हो जॉब के लिए, और वो फिर आप उनका क्रिएट कर रहे हो पूल। ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जॉब एनालिसिस, एम्प्लॉय असिस्टेंस, प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट। तो करेक्ट आंसर है आपका रिक्रूटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, विच थ्योरी ऑफ इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इज इंक्लूडेड इन मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी? ट्रेड यूनियन की थ्योरीज, आईआर की थ्योरीज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन थ्योरीज को मिस नहीं करना है। सो ट्रेड यूनियनिज्म इज इंक्लूडेड इन मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ये किसका है? बिजनेस थ्योरी, सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी, रेवोल्यूशनरी। ये कार्ल मार्क्स का है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सी थ्योरी दी है? रेवोल्यूशनरी, ठीक है, रेवोल्यूशनरी। Which of the following is not a domain of functions of trade union? ऐसा कौन सा है इन तीनों में से जिसमें ट्रेड यूनियन डायरेक्टली डील नहीं करती? पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक या इंटरनेशनल? यस, इंटरनेशनल, करेक्ट। ये इंटरनेशनल में डील नहीं करती है, ठीक है, इंटरनेशनल में डील नहीं करती है। पॉलिटिकल से, ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक से रिलेटेड है, बट इंटरनेशनल नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग, देखो फिर से 5 क्वेश्चंस आई बिलीव पर्सनालिटी के पूछ लिए गए हैं। बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन डिस्क्राइब समवन हु इज गुड नेचर, कोऑपरेटिव एंड ट्रस्टिंग, एंटागोनिस्टिक, कॉन्साइटनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस। सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। कोऑपरेटिव, कौन कोऑपरेटिव रहता है? जो हमेशा गुड नेचर, एग्रीड रहेगा, इज करेक्ट। दिस इज ऑप्शन नंबर 4। कोऑपरेटिव होता है, एग्री करता है, गुड नेचर होता है, ट्रस्ट कर सकते हैं, 4th। A provision of constitution for the separate political fund has been given in under section 15 and section 16. This is your political fund, this is your general fund, ठीक है। ये कहां दिया हुआ है? ये हमने पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके ट्रेड यूनियन एक्ट। यस, ट्रेड यूनियन एक्ट के सेक्शन 16 और 17 के अंदर में। पॉलिटिकल फंड ऑप्शनल होता है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है।
जनरल फंड के कंडीशंस होती हैं जहां पे सब्सक्रिप्शन अमाउंट आता है, ठीक है, तो उसके कंडीशंस हैं। सेक्शन 16 पॉलिटिकल फंड ऑप्शनल है। Which is the term used to refer a system that allow a person to advance up either a management or a technical professional ladder. Ladder नाम के अंदर में ही है, either in the management, either in the technical. आप मैनेजरल so as an HR manager I can work as a manager, or in HR only technically I may be into recruitment only, I may be only a part of operations, this way. तो हम इसे क्या कहते हैं? प्लेटोड मिड करियर, ग्लास सीलिंग, रिपैट्रिएशन, ड्वेल करियर लैडर। बहुत सिस्टम, बहुत इजी। यस, ड्वेल करियर लैडर। Which of the following is not among the objectives of Trade Union Act of 1926? ट्रेड यूनियन एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ले डाउन कंडीशंस ऑफ गवर्निंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, डिफाइन द ऑब्लिगेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, प्रिस्क्राइब राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, सेट द स्ट्रेटजी फॉर द वेरी वेरी ऑब्वियस आंसर, सेट द स्ट्रैटेजी। तो ट्रेड यूनियन लॉ के अंदर में हमारा रजिस्ट्रेशन की बात है, ऑब्लिगेशन की बात है, राइट्स एंड लायबिलिटीज इसकी कोई बात नहीं की गई है, तो यह आपका पार्ट नहीं है। According to Factories Act of 1948, for a premises where manufacturing process is carried out without aid of power, what should be the minimum number workers working it classified as factory? तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर में हम फैक्ट्री को डिफाइन करते हैं, एक होता है विथ एड ऑफ पावर एंड दूसरा होता है विदाउट एड ऑफ पावर। तो विदाउट एड ऑफ पावर के केस में कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए? 13, 15, 10, 20। विदाउट एड ऑफ पावर कहा है 20, विथ एड ऑफ पावर कहते हैं 10। ठीक है, 10 नहीं, विदाउट एड ऑफ पावर, जहां पावर को यूज किए बिना वर्क हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, तो 20 जरूरत है। जहां एड ऑफ पावर है यानी पावर को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां 10 की जरूरत है। ठीक है, विदाउट याद रखेंगे पावर यूज नहीं हो रहा है इसलिए लार्जर नंबर ऑफ पीपल, पावर यूज हो रहा है इसलिए लेस नंबर ऑफ द पीपल। बाय विच स्कूल ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म डज द यूनियन रेंडर सर्टेन एक्सचेंजेस सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन फी? अच्छा हाँ, ट्रेड यूनियन वैसे ये आपका पार्ट है नॉन रेवोल्यूशनरी मेथड्स, ठीक है, जो कि सिडनी एंड ब्रिटिश वेब की थ्योरी के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, दैट देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स थ्रू विच द ट्रेड यूनियन कैन रेगुलेट द रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयर। अब वो 3 मेथड्स में से कौन सा एक एक्शन है जहां पे यूनियन सर्विसेज देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ फीस? कलेक्टिव बार्गेनिंग, म्यूचुअल इंश्योरेंस, लीगल एनैक्टमेंट, डायरेक्ट एक्शन। तो अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करेंगे तो ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जहां एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर साथ में आके बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं प्रॉब्लम को, तो यहाँ कोई फी नहीं है। लीगल एनैक्टमेंट यानी लॉज होते हैं, लेजिस्लेशंस होते हैं जहां पे भी कोई फी नहीं लगती है। लेकिन म्यूचुअल इंश्योरेंस में यूजुअली प्रीमियम्स हो गए, कंट्रीब्यूशन हो गया, देना पड़ता है। तो इसका आंसर है हमारा म्यूचुअल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर 2। 3 नहीं है, 2 है, और 4th ऑप्शन कैसे भी नहीं होगा। फिर से एक करियर स्टेज का क्वेश्चन है। इन व्हाट इज द टर्म यूज फॉर करियर स्टेज व्हेन द प्रमोशन बियॉन्ड वंस करंट जॉब बिकम्स लाइक लेस लाइकली? कौन से ऐसे एक आएगा स्टेज जहां पे आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलती है, ठीक है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं और वो कहां पे आता है? हम कहां से स्टार्ट करते हैं? एक्सप्लोर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में होता है। देन हम एस्टेब्लिशमेंट पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम मिड करियर में आते हैं। इसी मिड करियर में हम एक स्टेज फील करते हैं प्लेटोड, उसके बाद आते हैं लेट करियर, और उसके बाद में अब आते हैं डिक्लाइन।
प्लेटोड मिड करियर होता है जहां पे आपका वर्टिकल ग्रोथ 0 हो जाता है, आप यहां से ऊपर जा ही नहीं पाते, तो वो लेस लाइकली प्रमोशन होना 0 या फिर ना के बराबर, हम इसे कहते हैं प्लेटोड। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, establishing relationship among the employees so that they can collectively contribute to attainment of company goals, it is a part of which function of human resource management? Relationship among the employees so they can collectively contribute to attainment of the goal. Directing, planning, controlling, organizing. क्या होगा? HR का वो कौन सा फंक्शन है जहां पे एम्प्लॉइज के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है ताकि वो साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को फुलफिल कर सके? चलो, आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग। क्यों ऑर्गेनाइजिंग? क्यों? एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज, कौन किसको कैसे रिपोर्ट करेगा, यू आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर बिल्डिंग द रिलेशनशिप, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टीज आर प्रेजेंटेड इन वेज बोर्ड? वेज बोर्ड क्या है? वेज बोर्ड एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडस्ट्री लेवल पे। ठीक है। टेम्पररी यानी एडहॉक नेचर है इसका, टेम्पररी क्रिएट किए जाती है कंट्री के अंदर या बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में वेज स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, या क्या वेजेस होने चाहिए उस इंडस्ट्रीज में, उस वेज फिक्सेशन में गवर्नमेंट की हेल्प करती है। अब ये बॉडी जो है ट्राइपोर्टाइट होती है या बाइपोर्टाइट होती है? तो इसका आंसर है ये ट्राइपोर्टाइट, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर होते हैं, इसलिए कहा जाता है ये यहां पे 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। सो वेज बोर्ड इज, पहला वेज बोर्ड कहां था? आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपका होमवर्क या आपके लिए वर्क है कि फर्स्ट वेज बोर्ड कहां बनाया गया था और ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो 3 मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉय या 3 पार्टीज की रिप्रेजेंटेटिव होती है। वेरी गुड। तो पहला जो था हमारा कॉटन टेक्सटाइल में बनाया गया था, और ईयर क्या है? व्हाट इज ईयर? कौन बताएगा? 1950, आगे बताओ। 7। यस, क्लियर? तो ये है हमारे आज के लिए क्वेश्चन, इनको कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। दैट वाज द सेशन फॉर द डे। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? Fine. So we would be doing it tomorrow. Thank you so much.